बॉलीवुड लवर्स, आज हम बात करेंगे कास्टिंग काउच के बारे में। क्या कास्टिंग काउच एग्जिस्ट करता है बॉलीवुड में? कौन कौन से एक्ट्रेसेस ने और एक्टर ने फेस किया है कास्टिंग काउच का इंसिडेंट? और कौन कौन से डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर्स पे एलिगेशंस लगे हैं कास्टिंग काउच के? और किन एक्टर एंड एक्ट्रेसेस के कैरियर ख़त्म हो गए कास्टिंग काउच की वजह से? इन सब चीज़ों का खुलासा हम करेंगे आज, तो बने रहिए मेरे साथ और हम इस चीज़ को डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में बॉलीवुड में कास्टिंग काउच एग्जिस्ट करता है कि नहीं। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और मैं आपको प्रूफ के साथ ये बताऊंगा कि कास्टिंग काउच एग्जिस्ट करता है। तो ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कास्टिंग काउच ख़त्म भी हो सकता है बॉलीवुड से कि नहीं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की। तो मैं अपनी वीडियो शुरू करता हूँ रीना गोलन से, जो कि इसराइली मॉडल एंड एक्ट्रेस थी। उन्होंने अपनी बुक लिखी 2010 में, जिस बुक का नाम था डियर मिस्टर बॉलीवुड, हाउ आई फेल इन लव विद इंडिया बॉलीवुड एंड शाहरुख खान। जहाँ पे सबसे पहले तो वह एडमायर करती है शाहरुख खान को और उनसे बहुत ज़्यादा इंप्रेस होकर वो बॉलीवुड में आती है। और यहाँ पे बुक में ये भी बताती हैं कि शाहरुख खान ने उनकी कैसे हेल्प की बॉलीवुड में एंट्री लेने के बाद। तो ओवरऑल शाहरुख खान के लिए वो बहुत अच्छा बोलती और अपनी कंप्लीट एडमायरेशन शाहरुख खान के लिए शो करती हैं। उसके बाद वो बॉलीवुड में अपने कास्टिंग काउच के एक्सपीरियंस शेयर करती हैं बुक में लिखकर, और बहुत ज़्यादा डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर्स को एक्यूज़ भी करती हैं, जिनमें सबसे ऊपर नाम जो था वो सुभाष घाई, अनुपम जलोटा, डॉक्टर अली ईरानी और अनीस बज़मी पे एक्यूजेशन लगाती हैं कि उन्होंने रीना गोलन को इनवाइट किया कास्टिंग काउच के लिए, जो उन्होंने साफ मना। सबसे पहले हम बात करेंगे सुभाष घाई की, जिन्होंने बॉलीवुड को कई सुपर हिट फिल्म दी जैसे राम लखन और खलनायक। तो रीना गोलन अपनी किताब में लिखती हैं कि सुभाष घाई उनको बेडरूम में ले जाते हैं और उन्हें ये कहते हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझ पर ट्रस्ट करें, खुद को कम्प्लीटली सरेंडर कर दें मेरे सामने। और उनसे ये भी कहते हैं कि मैं अपने साथ हर जगह आपको लेके जाना चाहता हूँ और तुम देखोगी कि तुम्हारी ज़िंदगी कैसे बदल जाती है। तो रीना गोलन का कहना था कि उन्होंने सोचा कि वो बॉलीवुड में अगर यहाँ तक आ चुकी हैं तो इस तरह अपनी कभी भी प्रिंसिपल्स पे गिव अप नहीं करेंगी, और उन्होंने सुभाष घाई को इनकार कर दिया। और जब सुभाष घाई से पूछा गया कि क्या ऐसा वाकई हुआ था, तो उन्होंने कहा कि मैं इस किताब के बारे में कुछ भी नहीं जानता और ना ही मैं रीना गोलन को जानता हूँ। इसके बाद रीना गोलन अपनी बुक पे डॉक्टर अली ईरानी, जो कि सेलिब्रिटी फिजियोथेरेपिस्ट है और बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं शाहरुख खान को ट्रीट करने के लिए, उन पे भी अटैक करती हैं कास्टिंग काउच का। और वो एक इंसिडेंट को कोट करती हैं जहाँ पे वो कहती हैं कि डॉक्टर अली ईरानी उनके साथ कुजी होने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से रीना गोलन बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो गई और उन्होंने डॉक्टर अली ईरानी से पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं तो आपकी गर्लफ्रेंड भी नहीं हूँ। डॉक्टर अली ईरानी ये कहते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बन सकती। तो रीना गोलन का ये कहना था कि आप मुझसे बहुत बड़े हैं, आपकी एज 50s में है। तो डॉक्टर अली ईरानी ये कहते हैं कि अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाती हो तो मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा रास्ते खोल सकती हूँ। और जब डॉक्टर अली ईरानी से पूछा गया इस इंसिडेंट के बारे में, तो उन्होंने इस इंसिडेंट को डिनाई। इसके बाद रीना गोलन फेमस सिंगर अनूप जलोटा के बारे में भी खुलासा करती हैं और वो ये कहती हैं, अनूप जलोटा उनको ये कहते थे कि अब आप जब भारत में आ गई हैं तो आप खुद को अकेला ना समझें और आप मेरे ग्रुप में ही शामिल हो गई हैं। और जब वो उन पर ट्रस्ट करने लग गई थी तो अनूप जलोटा उनके हमेशा बहुत ज़्यादा क्लोज रहने की कोशिश करते थे और किसी भी म्यूजिशियन को उनके आगे पीछे नहीं आने देते थे। इवन उन्होंने ये भी कहा कि मेरी वाइफ बीमार है और मैं ये चाहता हूँ कि आपके साथ सेक्सुअल रिलेशन बना सकूँ। असल में वो अपनी वाइफ भी चीटिंग करना चाहते थे। और जब अनूप जलोटा को पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हाँ, वो मेरे ग्रुप में तो शामिल थी लेकिन मैं उनको इतना ज़्यादा जानता नहीं हूँ। हमने ये सिमिलर पैटर्न देखा तीनों एक्यूजेशंस के बारे में कि जब उनसे पूछा गया उन्होंने या तो जानने से इनकार कर दिया रीना गोलन को, या फिर उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि अगर वो किसी को अक्यूज़ कर रही हैं तो ज़रूर ऐसा हुआ होगा। इसके बाद तो सुभाष घाई पे एक्यूजेशन है वो सिर्फ रीना गोलन तक लिमिट नहीं है, बल्कि महिमा चौधरी, मनीषा कौरमिला और केट शर्मा ने भी इनको अक्यूज़ किया कास्टिंग काउच के लिए। इवन मनीषा कौरमिला के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि वो मूवी सौदागर की सेट में एक्टिंग करती थी, सुभाष घाई उनको वैनिटी रूम में सिर्फ अकेला ही बुलाते थे और उनकी मदर को भी बाहर ही खड़ा रहने देते थे। इवन सुभाष घाई के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि सलमान खान ने उनको सबके सामने थप्पड़ मार दिया था बिकॉज उन्होंने कास्टिंग काउच के लिए ऐश्वर्या राय को भी पूछा था। ये सारी एक्ट्रेसेस जिसमें महिमा चौधरी है, केट शर्मा और मनीषा कौरमिला का कहना है कि सुभाष घाई की वजह से इनका कैरियर बहुत जल्दी खत्म हो गया। जब 2005 में कास्टिंग काउच बहुत ज़्यादा फ्लेयर अप होने लगी तो इंडिया टीवी ने एक्सटिंग ऑपरेशन भी किया था, जहां पे एक टीवी रिपोर्टर को इंस्पायरिंग एक्ट्रेस बनाकर शक्ति कपूर के पास भेजा कि उनको भी बॉलीवुड में चांस मिल सके। तो शक्ति कपूर ने स्टिंग ऑपरेशन में ये चीज़ के सामने बोल दी कि अगर उनको बॉलीवुड में एंट्री चाहिए तो उनको सेक्सुअल फेवर्स देने पड़ेंगे शक्ति कपूर को। जब रिपोर्टर ने अपनी रिलेक्टेंस शो की, शक्ति कपूर ने ऐश्वर्या राय, रानी मुखर्जी और प्रीति जिंटा को भी एक्यूज किया कि वो भी कास्टिंग की वजह से ही इंडिया की इतनी बड़ी एक्ट्रेसेस बन चुकी हैं। और जब प्रीति जिंटा और ऐश्वर्या राय से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि शक्ति कपूर की ना तो खुद इज्जत है और ना वो किसी की इज्जत करना चाहते हैं और बहुत ही ज़्यादा अगली इंसान है।
तो स्टिंग ऑपरेशन से ये चीज़ प्रूफ हो गई थी कि बॉलीवुड में कास्टिंग काउच। स्टिंग ऑपरेशन के बाद हमने देखा कि शक्ति कपूर का करियर कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका था और कोई भी डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर उनके साथ काम नहीं करना चाहता था। तो यहाँ से एक ये चीज़ भी प्रूफ होती है कि अगर कोई सच बोले और कास्टिंग काउच के बारे में बात करें तो पूरा बॉलीवुड उस इंसान का बायकॉट कर देता है और उसको बिल्कुल ही अलूफ कर देता है। इसके अलावा अगर हम बाकी एक्ट्रेसेस की बात करें तो उनमें सबसे पहले अदिति राव हैदरी आ जाती है, जिन्होंने अभी तक बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा सुपर हिट मूवीज़ दे चुकी हैं। और उन्होंने 2018 में खुलासा किया था कि जब उन्होंने कास्टिंग काउच को मना कर दिया था तो उन्हें तकरीबन 8 महीने तक कोई काम नहीं मिला। इसके अलावा वारालक्ष्मी शरद कुमार, जो कि तेलुगु और तमिल मूवीज़ में बहुत ज़्यादा काम कर चुकी हैं, उन्होंने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कास्टिंग काउच का। और वो ये कहती हैं, wing of BJP ABVP after Ramjas clash. We spoke to Varalakshmi Sarath Kumar today in the morning, where she has talked about her usage of social media. She is an actor who took to social media to express her ordeal when a TV producer approached her for an indecent proposal of casting couch. She wanted to name and shame. इवन दिव्यांका त्रिपाठी, जो कि भारत देश की बहुत जानी मानी एक्ट्रेस हैं, उन्होंने भी कास्टिंग काउच को फेस किया है और उनका ये कहना था कि दूसरे को जानिए पहचानिए। मैंने कहा शादी का रिश्ता है क्या? मतलब they baffle you, they confuse। और जब कंगना रनौत से पूछा गया कि इंटरव्यू में कि क्या कास्टिंग काउच एग्जिस्ट करता है और उन्होंने भी फेस किया है कि नहीं, तो उन्होंने भी इस चीज़ को कन्फेस किया कि बिल्कुल होता है। कास्टिंग काउच इज रियलिटी इन बॉलीवुड? होगा यार, वो होता ही है। आपको कभी नुकसान नहीं हुआ? कभी ऐसा किसी ने नहीं किया? मेरे लिए तो जैसा मैंने कहा कि मैं पहले से काफ़ी मुंह फट हूँ और पहले से ही इस चीज़ को लेके मैंने हमेशा ही काफ़ी ओपन भी रही हूँ। और मेरे साथ जो हादसे हुए थे, मैंने उन चीज़ों को लेके बॉलीवुड के वेटरन एक्टर नाना पाटेकर पे भी तनुश्री दत्ता ने बहुत ज़्यादा एक्यूजेशन लगाए। सबसे पहले नाना पाटेकर ने उनसे बहुत ज़्यादा बदतमीजी की और वो उनसे फिल्म में इंटीमेट स्टेप भी करना चाहते थे, जिसको नाना पाटेकर ने बिल्कुल डिनाई कर दिया और बाकी एक्टर एंड प्रोड्यूसर्स की तरफ से कोई रिस्पॉन्स आया इस पे। राकेश सारंग और कोरियोग्राफर गणेश आचार्य, ये नाना पाटेकर ने जब बदतमीजी की मेरे साथ, फिर उसके दिमाग में आया कि वो मेरे साथ एक इंटीमेट स्टेप भी करेगा गाने में, जो कि कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार था नहीं, वो मेरा सोलो। इसके अलावा अगर हम सलमान खान की इन्फ्लुएंस की बात करें बॉलीवुड में, तो वो बहुत ही ज़्यादा था पहले से ही। और हम जैसे जानते हैं कि ऐश्वर्या राय एक टाइम पे सलमान खान को डेट कर रही थी, या सलमान खान चाहते थे कि वो उनको डेट करे और उनकी गर्लफ्रेंड बनी रहे। और जब ऐश्वर्या राय ने उनको इनकार कर दिया और वह विवेक ओबराय की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड हो गई, तो सलमान खान ने अपनी इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल करके ऐश्वर्या राय का भी ओवरऑल कैरियर ख़त्म कर दिया। और यहाँ पे खुलासा किया शाहरुख खान ने, और उनका ये कहना है कि जब वो अपनी मूवी चलते चलते बना रहे थे तो वो उनकी को एक्टर ऐश्वर्या को लेना चाहते थे, लेकिन सलमान खान की इन्फ्लुएंस की वजह से उनको ड्रॉप करना पड़ा और वो मूवी फिर रानी मुखर्जी ने की। तो अब शाहरुख खान का ये कहना है कि उस वक्त उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगा था, वो ऐश्वर्या के साथ ही काम करना चाह रहे थे, लेकिन सलमान खान की वजह से उनको ड्रॉप करना पड़ा। इसके 2003 में शाहरुख खान और रानी मुखर्जी की फिल्म आई थी चलते चलते। फिल्म को अजीज मिर्जा ने डायरेक्ट किया था। फिल्म में एक्टिंग करने के साथ साथ शाहरुख खान इसके प्रोड्यूसर भी थे। चलते चलते में रानी मुखर्जी की जगह पहले ऐश्वर्या राय थी, लेकिन सलमान खान के झगड़े की वजह से उन्हें निकाल दिया गया था। अब हाल ही में शाहरुख खान का एक पुराना इंटरव्यू वायरल हो रहा है। वहां शाहरुख खान कहते हैं कि ऐश्वर्या के निकाले जाने से उन्हें बहुत दुख हुआ था, मगर उनके हाथ बंधे हुए थे। इसके अलावा अगर हम साजिद खान, जो कि फराह खान के भाई हैं, उनकी अगर बात करें तो नंबर ऑफ़ एक्ट्रेसेस, जिसमें शर्लीन चोपड़ा, मंदाना करीम और बाकी भी बहुत ज़्यादा एक्ट्रेसेस ने साजिद खान पे ये एक्यूजेशन लगाया कि वो उनके साथ कास्टिंग काउच में आना चाह रहे थे और उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी बनाना चाह रहे थे। इवन शर्लीन चोपड़ा का तो ये भी कहना था कि साजिद खान एक दरिंदा है और साजिद खान को बिग बॉस 16 में लिया गया ताकि उनकी इमेज को सुधारा जा सके और उनकी तारीफ़ें की जा सके। तो शर्लीन चोपड़ा का ये कहना था कि बिग बॉस को साजिद खान का बाइकआउट करना चाहिए, बिकॉज देश का सबसे बड़ा रियलिटी यूथ के लिए क्या एग्जाम्पल सेट करना चाह रहे हैं। इसके अलावा ये दरिंदा मीटू आरोपी साजिद खान अपने घर पर बुलाकर लड़कियों के कपड़े उतरवाता है। ज़रा टॉप उठाओ, ज़रा पैंट्स नीचे करो, ज़रा घूमो, जरा दिखाओ, अपनी जांघें दिखाओ। मेरे बारे में इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मुझे ऐसे बहुत सारे ऑफर्स मिले जिसको मैंने नहीं लिया, बिकॉज आई हैव बीन आस्क्ड टू डू समथिंग एंड आई रिफ्यूज्ड, बट इट वाज वेरी क्लियर। दे आस्क्ड मी आर यू इंटरेस्टेड इन दैट, सो वी कैन गो अहेड। आई सेड नो एंड इट्स ओवर। सो आई हैव इवन रश्मि देसाई, जो इंडिया का जाना माना नाम है, उन्होंने भी कास्टिंग काउच का अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। Yes, I have faced sexism because during that time it was like if you don't go through the casting couch thing, you will not get work. I still remember his name because the way he behaved with me was very, very. His name is Suraj. First time I met him,
तो मैंने उससे नॉर्मल कॉन्वर्सेशन शुरू की एंड ही आस्क्ड मी अबाउट टेल मी योर स्टैटिस्टिक एंड माई इंग्लिश वॉज वेरी वेरी बैड देन, तो मुझे समझ नहीं आता था ऐसे स्टैटिस्टिक क्या होता है, प्लीज़ बताओगे. सो ही स्टार्टेड सेइंग दैट कि तुम्हारा बॉडी का स्ट्रक्चर एंड फिगर एंड ऑल विच आई डिडंट न्यू दैट कि अच्छा ये सारी चीज़ें बोलनी होती है. सो आई सेड आई डोंट नो इट and he knew that she's completely unaware, clueless about all this, unaware about the industry, how it works and all. He was the first person who tried taking advantage of me and tried his level best to molest in some or the other way, saying that कि मैं तुमसे यशराज में तुम्हारी मीटिंग करा दूंगा. बहुत बेवकूफ़ बनाता था वो मुझे. So he used to show all the pictures saying that कि देखो मेरी बात होती है. तो मैंने बोला वाओ फैबुलस. बट देन वन डे ही सेड कम फॉर द ऑडिशन एंड दैट वाज माय फर्स्ट टाइम दैट आई गॉट टू नो कि ऑडिशन देना पड़ता है. आई वाज ऑल एक्साइटेड चर्पी. तो मैं चली गई, रेडी होके पहुंच गई. उसके बाद आई गॉट टू नो दैट के वहाँ कोई नहीं था एक्सेप्ट हिम, नो कैमराज, नथिंग. एंड ही ट्राइड हिज लेवल बेस्ट कि वो मुझे ड्रिंक पिला के बेहोश करे और उस चीज़ का एडवांटेज ले. इसके अलावा अगर हम विद्या बालन की बात करें तो उन्होंने भी अपना इंसिडेंट शेयर किया जहां एक्टर एंड प्रोड्यूसर्स उनसे डिमांड कर रहे थे कि वो डबल मीन वाले जोक्स मूवी में परफॉर्म कर सके, जिन उन्होंने इनकार कर दिया था और बाद में उनको लीगल नोटिस भी मिला. I landed up in Chennai and I shot with him for a day and I got really uncomfortable with the kind of humor in the film. I thought it was I don't know if it was a sex comedy or at least there was double entendre dialogues which made me uncomfortable. I said I don't want to be doing this sort of stuff. So I left the film and I came back and then they sent me a legal notice and all. And you know how it is initially in your career when you're new also, people sometimes don't treat you with that respect. much regard and respect and I didn't like all that. सुरवीन चावला का ये कहना था कि I have no qualms in saying what I was told. Ma'am, I want to know, we have language problem. I want to know every inch of your body. And I couldn't believe my ears as to what I'm hearing. There was another experience where a ridiculously big director, a national award winning director, I'm saying this on camera today. The director suddenly offers to come to Bombay to see me because I'm unwell, and I found it very like shady. I was like, what? इसके अलावा ईशा कोप्पिकर ने भी अपने एक्सपीरियंस शेयर किया जहां पे उनका ये कहना था कि Producers told me you have to be friendly with your heroes, which I was never. Friendship from Stree. हमारे गांव में फ्रेंडशिप का मीनिंग कुछ और है. इसके अलावा रिचर्ड चड्ढा जो बहुत बड़ा नाम है बॉलीवुड का, उन्होंने अपना कास्टिंग काउच का एक्सपीरियंस शेयर किया जहां पर एक्टर एंड प्रोड्यूसर्स उनसे इंटीमेट होने की कोशिश कर रहे थे. I said, sir, मैंने तो खा लिया. I had paneer, I had dal, I had dahi, roti. He's like, no, we should have dinner. I said, sir, I ate papad, I ate achar. I told him everything I ate. Then he was like, no, we should have dinner. I was like, इवन जरीन खान का भी ये कहना था कि कैसे एक डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर उनसे डिमांड कर रहे थे कि वो किसिंग सीन के रिहर्सल करे बार बार. I don't want to be naming people in the whole pretext of trying to rehearse a scene. You know, the person is like, you know, you have to let go of your inhibitions. You have to let go of your inhibitions. So I'm like, okay, you know what? We'll do a kissing scene. I'm like, what? No, I am not doing any kissing scene as rehearsal. This person is telling me that, you know, can we be more than friends and all, and you know, then I will specifically look into
the projects you're getting and I'll make you read some. And I said, no, I don't work like that. If I'm going to get projects, I'm going to get projects on my credibility and if I am an actor or not an actor. I mean, if I'm doing you favors, what is the guarantee that you will still put me on, or this thing you must be telling 10 more other girls. यहाँ पे हमारे लिए एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना कि सिर्फ फीमेल एक्ट्रेसेस नहीं बल्कि मेल एक्टर्स को भी कास्टिंग काउच फेस करना पड़ रही है। और यही चीज़ हमें रणबीर सिंह के काफ़ी इंटरव्यूज़ में भी दिखाई देती है, जहाँ पे वो ये कन्फेशंस करते हैं कि कैसे डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर उनके करीब आना चाह रहे थे और इस चीज़ को वैलिडेट करना चाह रहे थे कि कास्टिंग काउच एग्जिस्ट करती है और ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल चीज़ है बॉलीवुड में। Hi, thank you for having me. Talking about couches, in one of your interviews, you said that casting couch does exist. So, how did you go through an experience like that during the initial days? Yeah, I did, and that's how I know about it. There was a small-time casting agent, and how I got to meet him was we used to exchange notes. जो स्मार्ट है, जो सेक्सी है, वो आगे निकल जाता है। कल मैं तुम्हें ये ऑफिस में भेजूंगा, कल मैं तुम्हें वो ऑफिस में भेजूंगा, फिर तुम मुझे कहो टेक touch. अरे I was like in complete shock. He says, okay, we won't do anything, just let me touch it. Like, he was casting director, and he's like, I want to just see your tool to you. I'll cast you if you do that. And of course, once that happened, there was a casting director who wanted to be close to me and promised me like a lead role. I politely declined it. कई सारे स्लिप्स ऐसे ही लेकिन यहाँ पे सबसे शॉकिंग चीज़ ये है कि कोई भी कास्टिंग काउच के बारे में बात नहीं करना चाहता, बिकॉज उनको पता है कि अगर ऐसी चीज़ के बारे में बात करेंगे या इस चीज़ को पब्लिक करेंगे तो उनका कैरियर भी ख़त्म हो सकता है। और इसी तरह जब नेहा धूपिया से पूछा गया कास्टिंग काउच के बारे में तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। Okay, all right, my interview is over. Thank you very much. It was over like that. I think it's a mix of a lot of things, Sushant. Yes, you're right, the influential people. But also, I'm sorry, I'm not trying to sound condescending here, but even with the media galore that happens, the sole purpose, the main purpose gets somewhere buried. And what comes out is entirely something which is not required. So even if maybe if I try and step in somebody's shoes, even if I want to speak up, I'll have 100 sorts of fears and concerns that I'll be made into totally something